किस संगठन ने वयोमित्र नाम से भारतीय रोबोट को विकसित किया है? तो दोस्तों इसमें किसी को कोई शक नहीं रहा होगा, देखते ही सभी ने कर दिया होगा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों व्योममित्र, करंट अफेयर्स में एकदम आपने पढ़ा है, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था ये प्रश्न। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा जो है ना विवादित प्रश्न जैसा लग रहा है। इसके आंसर को लेकर के अगर देखेंगे तो इस पर दोस्तों लगा लीजिए स्टार। क्या है? इस पर लगा दीजिए स्टार, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी ऑप्शन बनाए गए हैं वो ऑप्शन मैच नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग गार्टनर के परिपक्वता मॉडल की बात करें तो गार्टनर का जो परिपक्वता मॉडल है दोस्तों वह सहभागिता की बात सबसे पहले कहता है, सहभागिता की बात करता है। फिर उसके बाद दोस्तों वो लेन देन की बात करता है, और फिर उसके बाद दोस्तों वो परिवर्तन की बात करता है। किसकी बात करता है? परिवर्तन की। तो ये 3 सीक्वेंस दोस्तों बनता है, लेकिन इसमें इस तरह का कोई सीक्वेंस दिया नहीं है। बहरहाल दोस्तों अगर देखेंगे तो सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन ये यहां पर दिखाई दे रहा है, और इसके साथ अगर मिलाते हैं तो ये सीक्वेंस कहीं पर भी नहीं है। सहभागिता, लेन देन, परिवर्तन का दोस्तों क्रम कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सहभागिता यहां पर है लेकिन लेन देन पहले है। तो लेन देन से पहले सहभागिता और लेन देन से के बाद परिवर्तन का मामला आता है। तो इसका आंसर दोस्तों हम लोगों को जरा एमपीपीएससी पर भी दोस्तों देखना चाहिए, वो इसका आंसर क्या करता है। लेकिन अगर आप में से किसी ने डी किया है तो वो सही हो सकता है, डी किया है तो वो सही हो सकता है, ये ध्यान लेके चलना है। बाकी दोस्तों सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन ये यहाँ का मामला फिट बैठता है। ये मामला क्या है? इसका फिट बैठता है। लेकिन जरा एमपीपीसीएस का भी इंतजार करेंगे। अगर आपने दोस्तों साहस का प्रदर्शन करते हुए डी वाला ऑप्शन किया है तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, ये ध्यान में लेकर के चलिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं? ग्राफ से। इसका प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं? ग्राफ से। ये तो सिंपल प्रश्न था। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते की परिभाषित करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से था, और इसमें 128 बिट का मामला बनता है। कितना? 128 बिट का मामला इसके अंदर बनता है। ये ध्यान में लेकर के चलना था आप सभी को। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। यहां पर दोस्तों अगर इसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसको दोस्तों एप्टीट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड के अंतर्गत रखा जाता है। और इस विधि में दोस्तों स्वचालित पूर्वानुमान बना करके जो पूर्व कल्पना करनी होती है, इसमें हम लोग सहयोगात्मक फिल्टरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? इसको आप सहयोगात्मक फिल्टरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ये ध्यान में लेकर के चलिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि न्यूनतम रही थी? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, अनुमान तो लगा ही था कि यह प्रश्न छपेगा इस बार। नागालैंड इसका आंसर था। क्या था? नागालैंड। तो लगभग सभी ने नागालैंड इसका आंसर कर दिया होगा। यह ध्यान में लेकर के चलना था। उर्वरक उद्योगों के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? यानी कौन सा दोस्तों उर्वरक में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो नेफ्था होता है, जिप्सम होता है, सल्फर होता है। लेकिन दोस्तों कास्टिक सोडा का प्रयोग उर्वरकों के लिए नहीं किया जाता है, खास करके कच्चा माल में। दोस्तों ध्यान रखना, किसमें? कच्चा माल के लिए उर्वरकों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ये ध्यान में लेकर के चलना था। नेक्स्ट क्या था? यहाँ पर दोस्तों कुछ महाद्वीपीय क्षेत्रों से ये ज्योग्राफी खंड का प्रश्न था, और इसमें कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है किलिमंजारो अफ्रीका में, यह दोस्तों माउंट मैकेल्स यह भी उत्तरी अमेरिका में है। एल्ब्रुस को अगर देखेंगे तो एल्ब्रुस का संबंध दोस्तों एशिया से नहीं होता है, कांकागुआ दक्षिण अमेरिका से है। यह भी सही है। तो इसमें एल्ब्रुस को गलत करते हुए चलना था, और इसमें आपसे यही पूछा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो एल्ब्रुस दोस्तों एशिया की चोटी नहीं है। ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न दोस्तों था सिंपल, लेकिन इस तरह के जब प्रश्न आते हैं कूट से कूट तो आप थोड़ा सा डर जाते हैं कि इसको करें या ना करें। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन ये था कि वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन में दोस्तों किसके साथ हम मिलान करेंगे? तो दोस्तों वाणिज्यिक दूध उत्पादन में अगर देखा जाए इस समय भारत तो नंबर 1 पर चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर भारत नहीं रहता है तो इसके स्थान पर दोस्तों डेनमार्क को हम लोग पकड़ते हैं।
तो वाणिज्यिक उद्योग उत्पादन में दोस्तों यहां पे क्या करना था, 3 कर देना था आपको, यानी ए का तीसरा, और ए का तीसरा अगर किसी ने पकड़ लिया तो ये तो पूरा दोस्तों ढेर हो गया था, ये क्वेश्चन ही क्या हो गया था, ढेर हो गया था, क्योंकि ए का तीसरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिया है और इसका आंसर ए हो गया था। इसका आंसर क्या हो गया था, ए हो गया था। तो वाणिज्यिक दूध उत्पादन दोस्तों अगर डेनमार्क आपने पकड़ लिया तो उसके बाद इस क्वेश्चन का दोस्तों काम तमाम हो गया था। इसीलिए ये प्रश्न बड़े सिंपल माने जाते हैं, ये ध्यान में लेके चलना है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं प्रबल हैं? तो दोस्तों पवन ऊर्जा के लिए तटवर्ती राज्य सबसे उपयुक्त होते हैं और तटवर्ती राज्यों में गुजरात और तमिलनाडु, ध्यान रखना, गुजरात और तमिलनाडु को दोस्तों सबसे उपयुक्त माना गया है क्योंकि इनका तटीय विस्तार अधिक मिल जाता है। तो तमिलनाडु एवं गुजरात को दोस्तों इसके अंतर्गत रखेंगे, जो कि पवन ऊर्जा शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिकाओं का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अंतिम वाला दोस्तों बात कर रहा है, तो अंतिम निर्वाचन का जो मामला आया था वो कब आया था? 1945 में आया था। तो ये दोस्तों सी वाले ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो यहां से सी टिक करते हुए आपको आगे बढ़ जाना था, ये ध्यान में रखना था। इसके बाद दोस्तों कह रहा है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति किसको बनाया गया था? ध्यान रखना, संविधान सभा का प्रथम मनोनीत उपसभापति दोस्तों फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? फ्रैंक एंथोनी। तो दूर से ही दोस्तों इसको पहचान लेना, ये नाम आगे भी आपके एग्जाम में छपेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने की सूचना प्रदान करती है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति की सहमति होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति की सहमति। कहां था? तो डी वाले ऑप्शन से दोस्तों इसको पकड़ लेना था, दूर से। क्या? दूर से ही इसको पकड़ लेना था। राष्ट्रपति की सहमति के अंतर्गत दोस्तों ये मामला आ जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 दोस्तों ध्यान रखना, ये फंडामेंटल राइट्स का था और आपसे पॉलिटी खंड में बार बार कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को दोस्तों कम से कम एक बार जरूर देख के जाना चाहिए एग्जाम में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है, ये कैसा निषेध है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पूर्ण है। ये क्या है? पूर्ण निषेध है। इसका मतलब पूर्ण होता है, यानी बैन तो बैन, यानी प्रतिबंधित तो प्रतिबंधित, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ये ध्यान में लेकर के चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या था? और क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों आइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। यानी ये कह रहा दोस्तों 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। बिल्कुल भाई, 24वां वाला ये हम सभी को याद है दोस्तों, एकदम सही किया था आप सभी ने। तो पहला वाला तो सही है। फिर कह रहा है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। ये तो गलत कह रहा है। ये क्या है दोस्तों? पूरी तरह से गलत कह रहा है। तो पहला वाला सही होगा। इसमें अगर देखेंगे तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें दोस्तों हम लोगों को ए वाला ऑप्शन करते हुए आगे की ओर चले जाना था। ये ध्यान में लेकर के चलना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि दोस्तों अशोक उन दिनों क्या हुआ करता था? राज्यपाल हुआ करता था उज्जैन का, और वहीं से दोस्तों वो अपने विजय अभियान की शुरुआत किया था। और इसका प्रमाण किसमें मिलता है? बुद्ध घोष की सामंत पाशदिका में। कहां पर दोस्तों? बुद्ध घोष की सामंत पाशदिका में इसका प्रमाण मिला था। ये ध्यान में लेकर के चलना था। नेक्स्ट क्या था? चचनामा के अनुसार 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों देवल। सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल थी। चचनामा के अनुसार दोस्तों क्या थी? देवल का मामला बना था। यह ध्यान में लेकर के चलना था। नेक्स्ट क्या है? मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना? दोस्तों एमपी में ये क्वेश्चन लगातार पूछता है। एमपी में क्या है? ये क्वेश्चन लगातार पूछता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्व करते वक्त भी ये प्रश्न आपकी आंखों के सामने से गुजरा था। चलिए फिर
तो ये रचना किसकी है ये आपको बताना था दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये रचना काजिम सिराजी की थी। किसकी थी? काजिम सिराजी की रचना थी। ये आपको यहां से पकड़ लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया था? ध्यान रखना दोस्तों, आगे भी इस क्वेश्चन को छपेगा, इसके लिए तैयार रहना। पनही उपनाह, इसको अगर देखा जाएगा दोस्तों तो अभी भी हम कहते हैं ना पनही, हमारी पनहिया कहां रखी बा, मध्य प्रदेश में चलता है ना, तो पनही मतलब जूता। पनही मतलब क्या? जूता था दोस्तों। ये तो बड़ा सिंपल तरीके से सबने कर दिया होगा, पनही शब्द से ही पहचान गया होगा। उपनाह भी शब्द दोस्तों यूज किया जाता है, तो पनही मतलब जूता, ये ध्यान में लेके चलना है। चलो भाई, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह भी लगभग सभी का सही हुआ होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, किसी ने गलत नहीं किया होगा। यह सावधानी से लेकर के चलना था। चलो भाई, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? अब चलिए भाई, जरा राजनीतिक सर्वे भी कर लिया जाए। राम प्रकाश, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम जाखड़, तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और हरियाणा के दोस्तों क्या रहे? मुख्यमंत्री भी रहे थे। ये ध्यान में लेके चलना था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे थे? दोस्तों ये आपको पहचानना था। और मध्य प्रदेश विशेषांक का बहुत ही अनोखा प्रश्न, ये भी दोस्तों एक प्रकार का न्यू प्रयोग है। ये भी क्या है? एक प्रकार का दोस्तों न्यू एक्सपेरिमेंट था। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं पूछे गए थे, लेकिन ये संकेत देता है कि अब प्रश्नों का विस्तार हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों दिग्विजय सिंह, मोतीलाल बोरा, वीरेंद्र कुमार, श्यामा चरण में अगर देखेंगे तो दोस्तों दिग्विजय सिंह और मोतीलाल बोरा यानी दो लोगों को पकड़ करके ले लेना था और ऑप्शन आपका ए इसमें सही हो गया था। तो जितने लोगों ने ए सही किया होगा, डंके की चोट पर सावधानी से उनको कर लिया होगा। कोई बात नहीं अंजलि जी, गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। क्या? एक बार गलती चलती है, मान लिया हो गई, यदा कदा कभी गलती हो जाती है, तो इंसान गलतियों का पुत्र। सभा की कार्रवाई का सही क्रम चुने। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। यह भी दोस्तों एक नया क्वेश्चन था। यह भी क्या था? नए क्वेश्चन के अंतर्गत था। और इसमें सीक्वेंस चुनने की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? राज्यपाल का अभिभाषण होगा, यानी दूसरा नंबर 1 पर होगा, यानी सबसे पहले दूसरा होगा। और दूसरा दोस्तों जिन्होंने पकड़ लिया होगा उसका तो काम एकदम फिट बैठ गया होगा सी वाले ऑप्शन के साथ। बाकी तो उसके बाद सब अपने आप राम नाम सब तो हो जा रहे हैं, आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसमें सी टिक करते हुए आपको आगे क्यों निकल लेना था, यह ध्यान में लेके चलना था। चलो भाई, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? ये ध्यान में लेके चलना है। अब यहां पर दोस्तों अगर देखेंगे एक झटके में अगर हम इसका आंसर करना चाहें तो न्यायमूर्ति एस.के. झा। कौन दोस्तों? न्यायमूर्ति एस.के. झा इसका आंसर हो जाएगा। ये यहां से ध्यान लेके चलना है। हाँ भाई, एग्जाम का लेवल हाई था, अच्छों के पसीने छूट। मध्य प्रदेश में न्यायपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? तो दोस्तों 243(n)(1) का जो मामला था ये सभी ने किया होगा। 243(9)(1) इसमें क्या करना था? 243(9)(1) वाला दोस्तों मामला टिक करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। मध्य प्रदेश के कुल वनों में कितना प्रतिशत भाग सागौन का है? और सागौन दोस्तों आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की पहचान है। सागौन क्या है? मध्य प्रदेश की पहचान। तो कुल वनों में इसका हिस्सा कितना था? कुल वनों में इसका हिस्सा था 20%। कितना? 20%। ये ध्यान लेकर के चलना था, जो आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे भी रिपीट करेगा। तो ये मत सोचिएगा कि भाई आगे क्या होगा, आगे दोस्तों बहुत भला होगा। ये मॉडल पेपर बन के आपके पास जाएगा, क्योंकि ये भविष्य में मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले परिवर्तन का दोस्तों एक रोल मॉडल आपके सामने बन रहा है। ये ध्यान में लेके चलिएगा। चलो, बेतवा नदी निकलती है तो अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, पश्चिमी घाट। तो दोस्तों बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ये तो देखते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ गई होगी। चलो भाई, एकदम लगातार बाउंसर पे बाउंसर दे रहा है। एक तो फुल स्टॉप आया, छक्का लगा दिया। तो चलो, गेंद गई बाउंड्री के बाहर। अगला प्रश्न,
मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? यानी दोस्तों वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है तो ये होता है मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है दोस्तों, ये ध्यान में लेकर के चलना है। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में क्या होता है? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर सबसे अधिक दर्ज होता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। निश्चित रूप से भाई ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों औसत तापमान अगर मध्य प्रदेश के दक्षिण से आप उत्तर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आप कर्क रेखा के नजदीक जाते हैं, जैसे जैसे कर्क रेखी क्षेत्रों के नजदीक पहुंचते हैं तो वहां पर टेम्परेचर दोस्तों बढ़ने लगता है। तो दक्षिण से जब आप उत्तर की ओर जाएंगे, क्योंकि कर्क रेखा दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से से जाती है, तो उन हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ता है। ग्रीष्म काल में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये ध्यान लेके चलना है। अधात्विक खनिज क्या? ये भी दोस्तों फुल था। ये भी क्या था? ये भी एकदम पूरी की तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो फुल टास्क था। इसको भी बाउंड्री के बाहर ही पहुंचाना था, एकदम छक्का। तो दोस्तों क्या लगाया? संगमरमर। संगमरमर अधात्विक खनिज है, बाकी सब के सब दोस्तों धात्विक हो जाते हैं, ये ध्यान रखना था। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका? यह भी दोस्तों फुल टास्क ही थी। इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं सोचना था, दिमाग नहीं लगाना था। मामला था नर्वस सिस्टम का, तो कितना कर देना था? 12 करते हुए आगे की ओर जाना था, बाउंड्री के पार छक्का। नेक्स्ट, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा दोस्तों कैसा बनता है? ऊर्जा का पिरामिड अगर देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा होता है। एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। ये ध्यान में लेकर के चलना दोस्तों, कभी गलत मत करना, जिंदगी भर याद रखना। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए। क्या? सिर्फ और सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए। इसी की जगह दोस्तों पिछले एग्जाम में अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि हम भोजन में नमक का प्रयोग क्यों करते हैं? तो भोजन में दोस्तों नमक का प्रयोग भी सिर्फ और सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये अलग बात है कि उस नमक के माध्यम से दोस्तों आयोडीन आपको मिलता है, क्योंकि वो कंपनियां फिर मिक्स करती हैं, जो कि घेंघा रोग के नियंत्रण में सहायक होता है। तो स्वाद बढ़ाना मकसद होता है। क्या? स्वाद बढ़ाना मकसद होता है, ये ध्यान में लेकर के चलना है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में आया था। कब आया था? आपदा प्रबंधन एक्ट, ये दोस्तों कब आया था? ये तो 2005 में आया था। तपाक से यह भी फुल स्टॉप ही था आपका। यह भी क्या था दोस्तों? पूरा का पूरा एकदम बाउंड्री के बाहर आप सबने पहुंचाया होगा, ये ध्यान लेके चलना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित थी? दोस्तों कोरोना के बाद आपने देखा होगा बहुत ढेर सारी बीमारियां आई, और इसमें बहुत ढेर सारे फंगस आए, कहीं ब्लैक आया तो कहीं रेड आया, कहीं क्रीमी आया, इतना आया कि सभी को डराया। तो दोस्तों MSRC यानी मॉर्स, यह भी उसी से संबंधित है। SARS सार्स, यह भी दोस्तों उसी से संबंधित है। कोविड-19, ये सब एक ही फैमिली के हैं। ये सब दोस्तों क्या है? एक ही फैमिली से संबंधित होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको टिक कर देना था, डी वाला। नेक्स्ट क्या था? एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो यह भी दोस्तों जरा कंप्यूटर में घुस गया था, और कंप्यूटर के 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो इसमें ध्यान रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी? माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी टिक करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना था, ये यहां पर देखना था। XML का पूरा नाम क्या है भाई? यह भी दोस्तों टेक्नोलॉजी में एंट्री किया हुआ था, और इसका पूरा नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो बी वाला टिक करते हुए आपको इसमें से आगे निकल लेना था। नेक्स्ट क्या था? माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति दोस्तों कितनी होती है? तो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक दोस्तों इसमें वेव रखी जाती थी। तो इसमें क्या करना था? सी वाला आंसर आपको टिक करना था, ये ध्यान में लेके चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था? ब्लोफिश एक प्रकार का है। ब्लोफिश दोस्तों यह भी एक नया शब्द था, ध्यान रखना। आने वाले दिनों में आपके एग्जाम में दोस्तों ये रिपीट करेगा। क्या है? रिपीट करेगा। तो सममित इनक्रिएशन एल्गोरिथम का दोस्तों ये मामला जो है, ये ब्लोफिश एक प्रकार के रूप में वर्णित किया जाता है। इसको यहां से पकड़ के लेके चलना था। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? प्यूमा का दोस्तों यहाँ पर रोबोटिक के संदर्भ में ध्यान रखना, प्यूमा एक कंपनी भी है, उसका ये तात्पर्य नहीं था। ये रोबोटिक्स के संदर्भों में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका मतलब होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। तो इसका आंसर क्या करना था? सी वाला आपको टिक करते हुए
आगे निकलना था, सावधानी से ये प्रश्न देखना था। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है 2011 की जनगणना के बाद ही, अब 2021 पे नजर होगी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आप सबने किया होगा? बालाघाट। इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं था, बालाघाट, ये ध्यान में लेकर के चलना है। क्लियर? मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर में, दोस्तों ये क्वेश्चन जरा पुराना कर दिया था, लेकिन आर्थिकी के जो आंकड़े होते हैं दोस्तों अमूमन 2 साल 3 साल पुराने ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो प्रमाणित होते हैं। क्या होते हैं? प्रमाणित होते हैं। तो मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए क्या रही थी? तो दोस्तों ये विकास दर 2016-17 के लिए अगर देखेंगे तो 34.14 थी। कितनी थी? 34.14 बनी हुई थी। ये ध्यान में लेकर के चलना था जो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है? चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन पन्ना यानी हीरा की तमन्ना, मुझे पन्ना मिल जाएगा। तो पन्ना में दोस्तों मिलता है हीरा, हीरा की तमन्ना करके जाइए पन्ना में तो मिल ही जाता है। तो दोस्तों एकमात्र साक्ष्य रहता है, ये ध्यान लेकर के चलना है जो सावधानी के साथ रहेगा। यहां पर दोस्तों देख लो मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र विकास दर वर्ष, ये वाला मामला, ये 34.14 था। और कौन सा प्रश्न था? 2011 की। ये पाने की बात नहीं हो रही है, इस क्वेश्चन में लॉजिक था। लॉजिक क्या था? जैसे इसमें दोस्तों ऑप्शन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ 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 यानी दोस्तों केवल मध्य प्रदेश में है अपने और कहीं नहीं है। तो मध्य प्रदेश में लोहा तांबा अभ्रक तो सब है, लेकिन हीरा, क्या हीरा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और दोस्तों इसका खनन भारत में कहीं से भी नहीं होता है, ये ध्यान में लेके चलना था। क्लियर? तो इस प्रश्न में जिसने समझा होगा उसने क्लियर किया होगा, नहीं तो बाकी को लगा होगा कि ये तो सब गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है, क्या जो मन करे सो मार दो। नहीं भाई, ये हीरा था, ये ध्यान में लेकर के चलना था। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो दोस्तों भोपाल जनजाति संग्रहालय, ये तो आपने दूर से देखते ही इसका आंसर पकड़ लिया होगा कि इसका तो भाई भोपाल कर देना है। ये ध्यान में लेकर के चलना जो हम सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सी या बिल्कुल भाई। आकांक्षा योजना, आकांक्षा योजना अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से काफी चर्चित योजना रही, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में दोस्तों कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए लाई गई थी। तो आकांक्षा, इसको भी ध्यान में लेके चलना था और यह संभावित था कि पूछेगा और पूछ लिया दोस्तों, जैसा आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए, यानी इसी क्वेश्चन को 2 बार कर दिया, इसी को क्या किया? 2 बार कर दिया। तो जिसने वहां हीरा सही किया होगा और हीरा की तमन्ना थी मुझे पन्ना मिल जाएगा, तो दोस्तों पन्ना मिल गया हीरा को। तो चलो भाई इसका आंसर क्या कर देना था? हीरा टिक कर देना था। क्लियर? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन से या गंगा बेसिन से या यमुना बेसिन से या ताप्ती बेसिन से? तो चंबल नहर दोस्तों सिंचाई परियोजना, यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में था और यह संभावित प्रश्न था। क्या था? संभावित प्रश्नों के अंतर्गत रखा गया था। तो ये यमुना बेसिन, हाँ लिंगानुपात वाला बताया था, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहर सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों ध्यान रखना ये यमुना बेसिन से संबंध होता है, क्योंकि चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदियों के अंतर्गत होता है और सब उसी समूह के साथ चलते हैं, तो यमुना बेसिन हो जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होता है? यमुना बेसिन के साथ चलता है, ये ध्यान लेके चलना है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर, यह भी दोस्तों सिंपल ही था। जवाहर सागर अगर देखेंगे तो यह चंबल नदी पर है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। यहां से आसानी से कर देना, जो कि दोस्तों आपके लिए क्या था? इंपॉर्टेंट था। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या होती है? तो सभी लोग इसके बारे में जान रहे थे दोस्तों। यह भी क्या था? फुल टॉस था। आसानी से दोस्तों बाउंड्री के बाहर मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल देखेंगे तो गेहूं होती है। क्या होती है? गेहूं। ये भी दूर से ही आप सबने पहचान के किया होगा। बिल्कुल भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की व्यापारिक फसल नहीं है? तो दोस्तों व्यापारिक फसल में गन्ना, कपास, केला, इसके अलावा जूट, इसके अलावा दोस्तों जेट्रोफा, ये सब क्या है? ये सब व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आते हैं। कपास आपके ऑप्शन में है ही। बाजरा दोस्तों ये क्या है? ये मोटा अनाज है। ये क्या है? ये मोटा अनाज का पार्ट है। तो ऐसी दशा में ये व्यापारिक फसलों के रूप में नहीं था। तो ये भी सिंपल प्रश्न था, दूर से देखते ही बाउंड्री के बाहर कर देना था।
अब यहां पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ था। निम्नलिखित राज्यों एवं उनसे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए थे। ये यहां से दोस्तों पकड़ करके लेके चलना था एक एक को, जो कि बहुत ही सरल प्रश्नों के अंतर्गत था। तो इसमें दोस्तों अगर हम लोग पीवी नरसिम्हा राव को पकड़ लें, पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों देश के प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी बने, तो ये दोस्तों कहां से संबंध रखते थे? तो पीवी नरसिम्हा राव को हम सभी लोग, नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए थे। कहां से? अविभाजित आंध्र प्रदेश से। मोरारजी देसाई जी को अगर देखा जाए दोस्तों तो ये बंबई से जुड़े हुए थे। यानी ए का दूसरा यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन दोस्तों बी का पांचवा सिर्फ यहां दिया हुआ है। तो आंसर तो यहां से हम लोगों को डी पकड़ लेना था। आंसर क्या था? यहां से डी पकड़ लेना था। तो पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों कहां खो गए थे? अविभाजित आंध्र प्रदेश। मोरारजी देसाई बंबई के हो गए थे। एच.डी. देवगौड़ा को अगर देखेंगे तो देवगौड़ा साहब दोस्तों ये कर्नाटक वाले थे। चरण सिंह को अगर देखा जाए तो ये अविभाजित उत्तर प्रदेश वाले हैं। और मोदी जी को अगर देखा जाएगा तो ये कहां के थे? ये गुजरात वाले थे। तो दोस्तों ई का हो गया था तीसरा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया? डी वाला। ये ध्यान लेके चलना है दोस्तों। मोदी जी को सभी में दे दिया था, तो इसलिए सिर्फ मोदी जी से काम नहीं चला था, बाकी और को भी पकड़ के लेके आना था। तो डी वाला इसका आंसर था। सिंपल प्रश्न था दोस्तों, ध्यान से करना था बस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तदर्थ न्यायाधीशों की, अतिरिक्त न्यायाधीशों की। दोस्तों तो ध्यान रखना, इसमें सुप्रीम कोर्ट में अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तदर्थ न्यायाधीशों की होती है, अतिरिक्त न्यायाधीश का कोई मुद्दा नहीं बनता है। तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। तो यहां पर दोस्तों पहला सही, दूसरा गलत करते हुए ए को टिक कर देना था। किसको टिक कर देना था? ए को टिक करते हुए आगे की ओर बढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसआई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? ये प्रश्न दोस्तों महारत्नों की एक लिस्ट है, उसको देख के जाना था। तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बिल्कुल भाई महारत्न में है। कोल इंडिया लिमिटेड यह भी महारत्न में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह भी महारत्न में था। और ऑयल इंडिया लिमिटेड दोस्तों ये नवरत्न में है। ये कहां पर है? ये नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। तो महारत्न में ऑयल इंडिया लिमिटेड सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर क्या करना था? डी वाला टिक करते हुए आप सभी को आगे की ओर बढ़ना था। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो इसकी मूल्यांकन में और इस समिति की सह अध्यक्षता में अगर देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और इनके साथ साथ दोस्तों भारत सरकार के वित्त सचिव दोनों के दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। ये यहां से पकड़ करके आपको कर लेना था, जो कि आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना। दोस्तों ये प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इसमें दोस्तों इसने डेट की बात कर दी थी, जो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अमूमन दोस्तों हम लोग ईयर पढ़ लेते हैं और ये थोड़ा सा पीछे चला गया था 2018 में, तो पुरानी घटना थी। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो इसमें दोस्तों डेट पूछ लिया था। 2018 तो सभी में कॉमन कर दिया था, लेकिन ये दोस्तों 23 फरवरी की डेट थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्ट्स के मामले में आगे निकल रहा है। मध्य प्रदेश में दोस्तों इस बार के पेपर में अगर देखेंगे तो कुछ फैक्ट्स ज्यादा है, डेट्स वगैरह दोस्तों क्लियर करने के लिए ज्यादा दे दिया था। तो यहां पर 23 फरवरी 2018 करना था। क्या करना था? 23 फरवरी 2018 करना था। बहुत ढेर सारे लोग 23 जनवरी कर दिए हैं। ध्यान रखना 23 जनवरी दोस्तों वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस दिमाग में इतना बैठ गया है ना, उसके चक्कर में ले डूबा कई लोगों को। तो ध्यान रखना 23 फरवरी 2018 था ये मामला। ये सावधानी से फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया था? तो म्यांमार का दोस्तों ये मामला था पूरा का पूरा। दूर से देखते ही ये भी फुल स्टॉप, ये भी दोस्तों क्या था? पूरा तरह अगर देखेंगे तो बाउंड्री के बाहर पहुंचाने वाली गेंद थी दोस्तों। इसको भी आपने नॉकआउट किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय दोस्तों लुसाने। कहां टिक करना था? लुसियाने, लेकिन दोस्तों लुसाने लिखा है तो लुसाने टिक करते हुए यहां से आगे की ओर निकल लेना था। यह ध्यान रखना था। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो ताबड़तोड़ महामैराथन में इस प्रश्न का दोस्तों जिक्र किया गया था। 69 केजी भार वर्ग
2000 सिडनी वाला ओलंपिक, और क्या आया था दोस्तों, कांस्य पदक आया था। और ये अब और लेवल हाई हो गया, अब चांदी में परिवर्तित हो गया दोस्तों। तो कर्णम मल्लेश्वरी, कौन था, कर्णम मल्लेश्वरी, ये तो दूर से ही आपको दिखाई दिया होगा, कर्णम मल्लेश्वरी, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, ये ध्यान लेके चलना। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों नहीं, द्रोणाचार्य पुरस्कार तो केंद्र वाला है, यहां से विश्वामित्र पुरस्कार राज्य सरकार वाला, ये आपसे पूछा हुआ था। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये तो दूर से ही देखते ही आप सबने कर दिया होगा, जबलपुर। कहां पर था, जबलपुर के अंदर था, ये ध्यान में लेके चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार क्या करना है, तो तुरंत नीचे देख लेना चाहिए दोस्तों। कह रहा है कि इन परीक्षाओं के तन में सही विकल्प का चुनाव करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसकी पड़ताल करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, फिर बात करेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कर्तव्य होगा, परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। जी हाँ, बिल्कुल सभी की ऑडिटिंग करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होता। बिल्कुल भाई, यही तो इनका मेन काम ही होता है, यही तो इनका मेन काम ही होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सत्य था, तो सत्य वचन दोस्तों कहां पर दर्ज है, बी वाला ऑप्शन दोनों को सही कर रहा है, तो इसमें दोनों को सही कर देना, ये ध्यान लेके चलना है। नीति आयोग के प्रथम, तो दोस्तों ये तो पहले से ही प्रस्तावित था, ये प्रश्न तो आउट था और आप सभी लोगों को ये आउट क्वेश्चन मिला हुआ था, तो इसमें किसी का गलत नहीं हुआ होगा। तो प्रथम में दोस्तों अरविंद पनगड़िया और राजीव कुमार वर्तमान वाले हैं। राजीव कुमार क्या है, ये वर्तमान वाले हैं, तो इसमें दोस्तों अरविंद पनगड़िया प्रथम थे। अरविंद पनगड़िया क्या थे, प्रथम थे। राजीव कुमार वर्तमान वाले हैं। तो आपसे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, प्रथम उपाध्यक्ष पूछा था, तो अरविंद पनगड़िया इसमें करना था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है, इसकी बात कर रहा था। तो इसमें अगर देखेंगे दोस्तों, तो कौन शामिल नहीं होता है, इसमें राज्यपाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में दोस्तों राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं, राज्यपाल उस समिति में नहीं होते हैं। बाकी सिफारिश को लेके आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय में व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर कर सकता है? तो दोस्तों ये पहले से ही फिक्स था, हम सभी लोग दोस्तों जानते हैं 90 दिन। कहां था 90 दिन, तो ये डी वाला ऑप्शन में बैठा हुआ था 90 दिन, इसको यहां से टिक कर देना था। क्या, यहां से टिक कर देना था, ये ध्यान में लेकर के चलना है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। क्या था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में करी गई थी दोस्तों। तो इसका आंसर ए टिक करते हुए आपको आगे निकल जाना था, शानदार था। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे भाई? तो कह रहा दोस्त मोहम्मद खां, कह रहा है नवाब हमीदुल्ला, कह रहा है यासीन मोहम्मद। तो दोस्तों इसमें क्या करना था, दोस्त मोहम्मद खां को टिक करते हुए आपको आगे की ओर निकलना था, जो कि दोस्तों भोपाल राज्य के मूल संस्थापकों में इनका नाम दर्ज होता है। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहां थी? दोस्तों इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो ये प्रश्न कुछ विवादित हो सकते हैं। 87 दोस्तों, एक मिनट, 87 क्वेश्चन, हाँ 87 पर हम लोग हैं। 87 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहां थी। तो इस प्रश्न को अगर देखा जाए दोस्तों, तो राजा वीर सिंह देव की राजधानी अगर देखेंगे तो इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी दोस्तों अहिछत्र थी। इनकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र। तो अहिछत्र तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अहिछत्र को अगर देखा जाए, ये तो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। तो ऐसी दशा में दोस्तों इस पर भी स्टार लगा लेते हैं और देखते हैं कि आयोग इसका आंसर क्या करता है। वैसे दोस्तों अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, आप में से कुछ लोगों ने इसको किया भी होगा, तो ऐसी दशा में अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बांधवगढ़ और गहोरा, ये इन दोनों के बीच में हिस्से के में दोस्तों अहिछत्रपुर का क्षेत्र पड़ता है, जो कि यहाँ पर दोस्तों राजा वीर सिंह देव की राजधानी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, ये अहिछत्र आपके ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है।
तो इसी दशा में दोस्तों ये क्वेश्चन जरा इसको ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, क्या ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं और देखते हैं दोस्तों कि अपना मध्य प्रदेश आयोग इस पर क्या आंसर देता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपने ए या बी में से टिक किया हुआ है, ए या बी में से टिक किया हुआ है तो थोड़ा सा सत्यता के करीब है। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न विवाद का विषय बनेगा, तो अभी अहिच्छत्र इसकी सही राजधानी है, जो कि दिए गए ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं, जो कि दिए गए ऑप्शन में दोस्तों कहीं दिया ही नहीं है। तो ये ध्यान में लेकर के चलना है। तो आयोग का आंसर इस पे देखा जाएगा क्या होगा। वैसे दोस्तों आयोग हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक दो प्रश्न वो डिलीट तो करता ही करता है। तो 87 भी दोस्तों कुछ ऐसे ही था। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यानी मांडू विक्ट्री इज द की ऑफ साउथ इंडिया विक्ट्री। ये स्टेटमेंट दोस्तों मध्यकाल में हमेशा चर्चा में रहता है। 1305 दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का वो समय था और ये स्टेटमेंट दोस्तों अमीर खुसरो का था। ये स्टेटमेंट किसका था? अमीर खुसरो का था। ये ध्यान में लेकर के चलना जो आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों का गढ़ है, तो ये दोस्तों विष्णुधर वाकड़कर ने फाइंड किया था। तो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर को टिक करते हुए आपको यहां से लेके जाना था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं सबसे अधिक भील जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना था। अब यहाँ पर दोस्तों हर एग्जाम के लिए आउट ही रहता है। कोई भी एग्जाम देने जाए विश्व की चर्चित घासों को एक बार जरूर देख करके आपको जाना चाहिए दोस्तों, आपके एग्जाम में टपक ही जाता है। स्टेपीज, प्रेयरी, वेल्ड्स, डाउन्स। तो दोस्तों इसमें स्टेपीज को अगर देखेंगे तो ये कहां से संबंध रखती है? स्टेपीज दोस्तों ये यूरेशिया क्षेत्र में, और खास करके दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर रशिया। हालांकि दोस्तों स्टेपीज को अगर देखेंगे तो ये यूक्रेन से संबंध रखती है। बहरहाल ऑप्शन में रूस दिया हुआ है तो यहां पर आप रूस पकड़ सकते हैं। प्रेयरीज को अगर देखेंगे तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ए का तीसरा करना था दोस्तों, तो ए का तीसरा सिर्फ सी वाले ऑप्शन में था। प्रेयरीज संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। वेल्स को अगर देखेंगे दोस्तों तो वेल्स का संबंध कहां से जाता है? दक्षिणी अफ्रीका से। और डाउन्स दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। तो यहां से क्या टिक कर देना था? सी वाला टिक करते हुए आपको आगे निकल लेना था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र? दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे थे सागौन, मध्य प्रदेश के कुल वनों में 20% सागौन था। तो जिसने सागौन को बढ़िया से पढ़ लिया, दो क्वेश्चन उसने दोस्तों सही किया होगा, यानी दाएं भी बाएं भी, यानी हेड भी आपका और टेल भी आपका। सागौन मध्य प्रदेश में दोस्तों ध्यान रखना सबसे अधिक इसका क्षेत्र है, जो कि यहां पर पूछ लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कह रहा आंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये तो कर्नाटक में ही है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मेघालय का है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये गुजरात में नहीं है। ध्यान रखना चंदौली का संबंध गुजरात से नहीं है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये लद्दाख में ही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी वाला सुमेलित नहीं था, ये इसमें आपको कर लेना था। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहते हैं? खनिज पदार्थों का भंडार, तो छोटा नागपुर पठार। क्या होता है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार। भाई छोटा छोटा लेकिन हमेशा आपके एग्जाम में चर्चा में रहता है, ये ध्यान में लेके चलना है। निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए थे, कथन कारण दोस्तों निष्कर्ष निकाल करके आपको इसमें बताना था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। बिल्कुल यह स्टेटमेंट तो सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है। सुअपवाहित उर्वर भूमि काल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो गेहूं के अंकुरण के लिए दोस्तों बहुत ही अनिवार्य होता है। लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है, और ये क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है। तो इसी दिशा में दोनों एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा था। तो ए वाला ऑप्शन आपको दोस्तों इसमें टिक कर देना था, ये ध्यान रखना था। पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पद्मश्री भूरीबाई तो दोस्तों चित्रकारी के लिए। किसके लिए? चित्रकारी के लिए। आसानी से आपको पकड़ करके निपटा देना था इसको, इसमें कुछ था ही नहीं। कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये दोस्तों मध्य प्रदेश के कहां से रहने वाले हैं? तो मध्य प्रदेश के विदिशा से। इनका संबंध कहां से था? मध्य प्रदेश के विदिशा से। ये भी क्वेश्चन आउट ही रहता है हर बार दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसको कहां पर प्लांट किया गया है? रीवा में। कहां पर हुआ था? रीवा में, जो मध्य प्रदेश से दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन के अंतर्गत रहता है। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को
किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों क्या नाम दिया जाता है? इसको एक नाम और दिया जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं नीला पर्वत उद्यान। क्या कहते हैं? नीला पर्वत उद्यान कहते हैं। तो फाइंड कर लेते हैं, कोई ऑप्शन दिया है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बी वाला आंसर आपको यहां से टिक करते हुए जाना था, नीला पर्वत उद्यान, जो कि दोस्तों फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को इसके संबंधों में लेके चलते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत करी गई थी भाई? तो ध्यान रखना दोस्तों, फरवरी 2021, ये कुछ आपको याद दिला रहा है, ये कुछ आपको याद दिला रहा है दोस्तों। आपको याद होना चाहिए क्या कि दोस्तों 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 आने वाली है दोस्तों। और ये क्या होगा? शताब्दी वर्ष होगा। और ये शताब्दी वर्ष किसकी याद दिलाएगा? तो दोस्तों ये शताब्दी वर्ष याद दिलाएगा आपको चौरी चौरा घटना की दोस्तों ये याद दिलाने जा रहा है। तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया था। ये था दोस्तों आपका प्रश्न। इस बार जो कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करके दोस्तों जब इस तरह के प्रश्न आए तो लास्ट में जरूर एक बार देख लेना चाहिए कि हमें विचार करके बताना क्या है। दोस्तों विचार करके आपको बताना था कि इनमें से कौन कौन से कथन, कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही दिए गए हैं। तो आइए एक एक स्टेटमेंट की बात करें कि कौन कौन सा स्टेटमेंट है और कैसा कैसा स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, इन सभी को लेकर के चलते हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संदाय किया जाता है। तो बिल्कुल भाई ये वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही दिया हुआ था। तो आप में से जितने लोगों ने सही इसको पकड़ लिया, बहुत अच्छा किया। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल का पद ग्रहण करने की तारीख 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी होती है के लिए होता है। यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों इसमें क्या था? सत्य वचन के तौर पर था। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित व स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकता है? नहीं, ऐसा कहीं पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से अगर देखेंगे तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें आपका गलत था। इसमें जो दिया गया था तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों गलत था। और इस तरह से अगर देखेंगे तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड ये हो जाएंगे दोस्तों सही। और आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ए वाला टिक करते हुए आगे की ओर चलना था, ये ध्यान में लेकर के चलना है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या किया? ए सभी ने किया। जिन लोगों ने किया भाई बधाई हो आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन से? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची जहां पर दोस्तों राज्य, संघ और समवर्ती सूची के विषयों का वर्णन किया है। तो इसमें कह रहा है कि इस अनुसूची में राज्य के विधान संबंधी जो प्रविष्टियों के मंडल है वो 7वीं अनुसूची के किस भाग में थे? हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन जरा आप सबको कंफ्यूज किया होगा, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। पॉलिटी खंड का जिसने सटीक विश्लेषण किया था। तो दोस्तों इसका आंसर आपको सूची 1 प्रविष्टि 72 करते हुए आगे की ओर चलना था, जो कि इसके महत्वपूर्ण आंसर के रूप में आपके सामने बना था। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, दोस्तों ध्यान रखिएगा ये प्रश्न यहां भी पूछा है और आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन रिपीट भी होगा। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन को टफ कर दिया था। यानी देख रहे हैं सभी में 1994 मोटा मोटा हम सभी लोग जानते हैं कि भाई 1994 में आया था निर्वाचन आयोग। लेकिन दोस्तों इसने कंपटीशन ये बढ़ा दिया कि इसमें डेट पूछ दिया। इसको लेकर के अच्छे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और कई लोग ढेर भी हो गए थे। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये 1 फरवरी 1994 को आया था। कब? राज्य निर्वाचन आयोग यानी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 को दोस्तों ये संस्था गठित की गई थी। ये ध्यान में लेकर के चलना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था और ये लंबे समय तक, और ये एमपीपीसीएस में दोस्तों रिपीट भी होता है, कई बार ये रिपीट भी होकर के आया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि 2 राज्यों में अधिक से लोक सेवा आयोग या संयुक्त रूप से स्थापित की जा सकती है। इसके संबंधों में क्या प्रावधान होगा, कैसे ये लेकर के चलेगा? तो आइए जांच पड़ताल करें। यदि संबंधित राज्य इसके संबंध में करार करते हैं, यानी जिन 2 राज्यों के बीच में दोस्तों ये बनाना है, अगर वो दोनों राज्य आपस में एक दूसरे को एडमिट करते हैं, ठीक है चलो भाई हम लोग बना लेते हैं, तब दोस्तों संभव है। पहला स्टेटमेंट तो सही कह रहा। फिर कह रहा संसदीय विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता। बिल्कुल भाई संसदीय विधि द्वारा ही होते हैं।
तो इसमें दोस्तों अगर देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप में से जितने लोगों ने सी किया हुआ है ये ध्यान में लेकर के चलना, एकदम दोस्तों काजू बादाम वाला प्रश्न था, सब आपने पढ़ा था। और एक बार भाई डंके की चोट पर मध्य प्रदेश में जितने भी शेर शेरनियां हैं अपने मोबाइल से जरा एक बार शेयर कर दें, आग लग जानी चाहिए। क्या आग लगा दो दोस्तों पानी में, क्योंकि मध्य प्रदेश का पीसीएस प्री वाला है और यही पीसीएस का प्री वाला दोस्तों पेपर देखेंगे तो आपको एमपी एसआई में भी काम करेगा, यहां से बहुत ढेर सारे प्रश्न। इसके अलावा एमपी पी का दोस्तों जो पेपर होगा यानी मध्य प्रदेश पुलिस, वहां पर भी इसमें से बहुत ढेर सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, आपके काम के होंगे। चलो आगे बढ़े। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? भाई जिस आयोग का आप एग्जाम देने गए थे उसने सोचा जरा चलो अपने बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या अपने बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई हमारे बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, कितना जानते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन अगर देखेंगे तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया। किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया था। ये ध्यान में लेकर के चलना है सावधानी से। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के मध्य बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? कर लिया ना एमपी वाला, और बाकी सब तैयार हो जाइए दोस्तों, सभी के लिए आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन पूछेगा। तो नंद रामदास, क्या नंद रामदास, ये ध्यान में लेकर के चलना है। क्या नंद रामदास दोस्तों, ये यहां पर आंसर हो जाएगा। सात सागर दोस्तों, ये सब अब एमपी के लगातार प्रश्न आने वाले हैं और ध्यान रखना एमपी की ये जो भी प्रश्न आएंगे ये आने वाले दिनों में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास रहेंगे। सात सागर, नव नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? किस नगर में संपन्न होती है भाई? महाकाल। जो भक्त हो महाकाल का तो काल क्या करेगा उसका? तो दोस्तों महाकाल की नगरी उज्जैन। क्या टिक कर देना था? एकदम तुरंत देखते ही कि ये तो भाई मेरे महाकाल की नगरी है उज्जैन, फटाक से आंसर करते हुए आगे जाना था। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपनाया था? दोस्तों राजा भोज, जैसा कि मध्य प्रदेश में आप राजा भोज को तो जानते ही हैं भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लंबे समय तक दोस्तों सभी एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखना, धनपाल, क्या नाम था? धनपाल टिक करते हुए आगे की ओर जाना था। बिल्कुल भाई, छेद किया है पेपर की खोपड़ी में, एमपी पीसीएस की खोपड़ी में छेद करके आया, बधाई हो। अब सभी क्वेश्चन को मिलाते हुए चलना है दोस्तों, ये ध्यान में लेकर के चलना है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची, सांची दोस्तों, सांची का स्तूप, इसका प्राचीनतम नाम क्या था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका प्राचीनतम नाम काकड़म था। इसका प्राचीनतम नाम क्या था दोस्तों? काकड़ाम। क्या था? काकड़ाम के नाम से ये जाना जाता था। ये ध्यान में लेकर के चलना है, जो कि इस प्रश्न की दोस्तों खासियत है। और एक बार फिर आपसे बात कहते हैं भाई, जो आपके मित्र सपाटी एमपी पीसीएस दे करके आए उनको पता नहीं चल पा रहा होगा कि इसका सोल्यूशन चल रहा है आपके अपने एमपी उत्कर्ष पर, तो आपका फर्ज बनता है एक बार दबा करके सभी को शेयर कर दो भाई, ताकि वो सब पहुंच जाए और सब इस अवसर का लाभ उठा ले। टंडिया भील दोस्तों, ये नाम बहुत ही चर्चित है और ध्यान रखना एमपी पीसीएस में छपा है और कई बार मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये नाम छपा है दोस्तों, टंडिया भील। टंडिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इनका वास्तविक नाम टांटिया था। क्या था? टांटिया इनका वास्तविक नाम था, जो कि दोस्तों एमपी पीसीएस में आया है। अगली बार बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के इसके चांसेस होंगे। तो टांटिया, क्या टांटिया टिक करना, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषता है दोस्तों, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषता है और इसमें विशेषता में आपको पहचानना क्या था? पहचान करके ये बताना था कि कौन कौन सा इसमें सही है, यानी कौन कौन सा इसमें सही है, ये आपको बताना था। ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह प्रायः सार्वत्रिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। बिल्कुल भाई सत्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कह रहा है। यह 3 न्यूक्लियोइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के साथ संगत करता है। बिल्कुल भाई, ये भी स्टेटमेंट सही कह रहा है। यह अनियमित और गैर स्पष्ट कोमा रहित संबंधों से लेकर के चलते हैं, तो इसमें दोस्तों यह भी सही कह रहा है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 1 2 3 करना था दोस्तों, तो 1 2 3 वाला गाना गाते हुए सी वाला इसका आंसर कर देना था। क्या कर देना था आपको? सी वाला इसका आंसर करते हुए आगे की ओर लेकर के जाना था। ये ध्यान में लेकर के चलना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
ये तो क्वेश्चन दोस्तों सभी एग्जाम में लगभग तय रहता है। जब भी आप एमपी में कोई भी एग्जाम देने जाइए तो जाते जाते एक बार इसका रिवीजन जरूर करके जाइए। राष्ट्रीय विषाण विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? एकदम दोस्तों काजू बादाम वाला ब्रह्मास्त्र है। ये काजू बादाम वाला ब्रह्मास्त्र सटीक करारा प्रहार करता है। जहां पर भी जाएंगे तो इसका संबंध दोस्तों कहां से है? पुणे से। आप में से बहुत ढेर सारे लोग एकदम हंसते मुस्कुराते करेंगे, अरे सर ये भी आ गया, ये तो मेरे नोट्स में था। बहुत अच्छा, गुड। अगली बार दोस्तों एकदम इसका सटीक निपटान करना है। चलो भाई, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था? दोस्तों ये जो नीली अर्थव्यवस्था होती है ये समुद्री संसाधनों के लिए होती है, जैसे मत्स्यकी पालन हो गया, शैवालों को लेकर के हो गया, समुद्र से जुड़े जो कारोबार हो गए, पर सतत विकास यानी दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये संभावित भी था पहले से कि इसको आना ही चाहिए, तो आया, आना ही चाहिए, आया। ये समझौता दोस्तों नॉर्वे के साथ हुआ है। ये समझौता किसके साथ है? तो नॉर्वे के साथ है। ये यहां से पकड़ करके लेकर के चल देना है। चलिए भाई, आम की नीलम एवं अल्फांसो, नीलम और अल्फांसो दोस्तों आगे पढ़ने की जरूरत है। इन दोनों के क्रॉस से कौन सी आम की प्रजाति बनी है? आम्रपाली। तो नीलम अल्फांसो जैसे ही आता दोस्तों क्या हो जाता हम लोगों का आंसर? आम्रपाली एकदम फिक्स था। ये ध्यान में लेकर के चलना है। और जितने लोग लाइव जुड़े हैं भाई जरा आप अपना आंसर भी करते जाओ कि क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों ये जो जननी सुरक्षा योजना लाई गई थी इसका जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था उसमें ये रखा गया था कि महिलाओं का जो प्रसव हो वो दोस्तों संस्थागत हो, यानी उनको किसी प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर में ही ले जाकर के उनका दोस्तों प्रसव हो, ताकि जन्म के दौरान न तो महिला और न ही तो बच्चा यानी जच्चा बच्चा दोनों क्या रहे? पूरी तरह से सुरक्षित रहे, किसी के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, मृत्यु दर को कम किया जाए। क्या किया जाए? मृत्यु दर को कम कर दिया जाए। तो माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना ये इसका लक्ष्य था। ये ध्यान में लेकर के चलना है। चलो भाई, 20वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार में दोस्तों आरसी मजूमदार। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही भ्रूणावस्था शब्द का जिक्र आता है इसका तुरंत एक नाम पकड़ लेना कहीं पर भी, आरसी मजूमदार। दोस्तों किसका? आरसी मजूमदार। और आप देख पा रहे हैं कि दिए गए जितने भी ऑप्शन है आरसी मजूमदार सिर्फ और सिर्फ ए वाले ऑप्शन में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आंख बूंद करके इनके साथ जो होंगे डॉक्टर एस एन सेन वो तो सही हो ही जाएंगे। तो ध्यान रखना इतिहास में दोस्तों जब भी जिक्र हुआ है भ्रूणावस्था का तो डॉक्टर आरसी मजूमदार का जिक्र जरूर लेकर के चलना, सावधानी के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो भाई, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले, लंदन से प्रकाशित होने वाले टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था? दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है ना इतना शानदार स्टेटमेंट है, लेकिन भाई मध्य प्रदेश ने इस बार सिद्ध किया है कि अब ऊपर ऊपर गोता लगाने वालों का कल्याण नहीं होने वाला है। अगर दोस्तों असली गोताखोर बनना है तो समुद्र के किनारे बैठ के रहने से काम नहीं चलने वाला है, गहराइयों में तो आपको उतरना ही पड़ेगा। ये संकेत है कि आने वाले दिनों में दोस्तों आपके सामने चैलेंज आने वाला है। तो 1857 में टाइम्स के दोस्तों ये संवाददाता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को कवर किया था। 1857 की क्रांति दोस्तों जो भारत में हुई थी इसको कवर किया था, यानी इसकी स्टोरी बना करके उन्होंने दिया था। और उनका स्टेटमेंट था, उत्तरी भारत में गोरे आदमियों की गाड़ी में कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, कि उनकी गाड़ी को कोई भी, यानी 1857 में उत्तर भारत में अंग्रेजों के प्रति इतनी घृणा थी कि कोई उनको देखना भी पसंद नहीं करता था। और ये स्टेटमेंट दोस्तों W.H. रसल का है। किसका है? W.H. रसल का है। ये ध्यान में लेकर के चलना, बहुत ही अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन था और आगे भी इसको रिपीट करेगा। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? भारत की ग्राम व्यवस्था में छोटे छोटे गणतंत्र हैं। यह भी दोस्तों स्टेटमेंट बहुत खास है और एमपीएसआई वाले इसको नोट कर लेंगे, उनके एग्जाम में छपेगा दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट मैटकॉफ यानी चार्ल्स मैटकॉफ का दोस्तों ये स्टेटमेंट था। ये ध्यान में लेकर के चलना, जो कि आपके लिए क्या रहेगा? बहुत ही खास रहेगा। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की स्थापना की गई थी?
दोस्तों इस प्रश्न का अनुमान पहले भी था कि मध्य प्रदेश में आप जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, और ये प्रश्न दोस्तों कई बार भी पूछा हुआ है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो संघीय क्षेत्र की स्थापना को लेकर के यानी 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उसके तहत दोस्तों 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना दोस्तों की गई थी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप सभी के लिए ये ध्यान में लेकर के चलना है। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब हुई थी? भाई इंदिरा गांधी की सरकार थी, और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उनको यूं ही आयरन लेडी ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं, ताबड़तोड़ फैसला लेती थी दोस्तों। यानी 1969 में बैंकों को पकड़ लिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, और उसके बाद दोस्तों जो रियासतों में सरदार पटेल जी से जो बच गए थे उन सभी को उठा करके 1971 में निपटा दिया। तो दोस्तों पीवी पर्स का मामला खत्म कर दिया था। इंदिरा गांधी दोस्तों प्रधानमंत्री थी, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी दोस्तों क्या थी? उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। यूं ही इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं। तो 1971 टिक कर देना था दोस्तों, ये ध्यान में लेकर के चलना। और ये क्वेश्चन रिपीट होगा आज दोस्तों, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, आने वाले दिनों में आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे देखेंगे छपने वाले प्रश्नों में रहेगा, क्योंकि बाकी सब एमपी पीसीएस को फॉलो करते हुए आगे की ओर जाते हैं। ये ध्यान, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जिसको आप एमपी पीसीएस प्री के नाम से जानते हैं, तो भाई ये निपट गया। अब लग जाओ मेंस की तैयारी में। क्या मेंस की तैयारी में दोस्तों डंके की चोट पे 100 प्रश्नों की दोस्तों ये प्रतियोगिता थी, जिसमें 2 प्रश्नों को अगर देखा जाए तो उसको लेकर के डाउट्स है। अब देखना है कि उसमें आयोग क्या आंसर करता है। बहरहाल दोस्तों उसमें जो ज्यादा सटीक हो सकता है वो हमने आपको क्लियर करते हुए बता दिया था। तो ये मामला था भाई इस बार का। तो कितना लेकर के चले हैं ये ध्यान रखना दोस्तों। एमपी पीसीएस प्री का ये जो पूरा का पूरा पेपर था दोस्तों, 100 प्रश्नों की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी, ये ध्यान लेके चलना है, जो कि आपके लिए दोस्तों बहुत ही खास था। तो निश्चित रूप से एमपी पीएससी यानी एमपी पीएससी प्री में दोस्तों जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना, ये पीसीएस वाले जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, आगामी जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे आप एमपीएसआई देने वाले हैं या एमपी कांस्टेबल देने वाले हैं या मध्य प्रदेश से जुड़ी जितनी भी परीक्षाएं देने वाले हैं दोस्तों, ये प्रश्न उसमें रिपीट होते हैं। क्या ये प्रश्न इसमें रिपीट होते हैं? भाई जसवंत वर्मा, बधाई हो आपको। तो आज आप में से बहुत ढेर सारे लोग नए इस चैनल पर आए होंगे, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को दोस्तों लाइक करते हुए चलिएगा, और जो आपके मित्र सपाटी नहीं पहुंच पाए थे उनको भी जरा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी रात में एकदम इत्मीनान से एमपी पीएससी प्री 2021 वाला मामला आसानी से निपटा लें दोस्तों, और यहाँ के आए प्रश्नों को कर लें। तो चलिए भाई, आप सभी को मेंस एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों आप सबसे अगली क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना विशेष ख्याल। जय हिंद।